चुनौती बनता जा रहा है हर राष्ट्र में। तो उसके आप देखें कि चाहे वो सीमा पार से आतंकवाद हो, चाहे वो राष्ट्र के अंदर ही आपका जो आतंकवाद पैदा हो रहा है या आतंकवादी पैदा हो रहे हैं वो हो। तो जो आंतरिक सुरक्षा और आप देखें कि जो वैश्विक स्तर पर किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा है उसके लिए बड़ी चुनौती है। फिर पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो एक पॉइंट इसको आप पीछे भी जोड़ेंगे, मैं बता दूंगा कैसे, कि आर्टिकल 356 यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा, पॉलिटी में आपको उसे पढ़ना है। पर्यावरण की यदि हम बात करते हैं तो एक तो ये है कि हमने कहा कि पर्यावरण को लेकर जुड़ाव हो रहा है कि आपकी ये एफसीसीसी हो गया, आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय मंच मिल रहा है, सब लोग साथ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं, अपने विचार भी शेयर कर रहे हैं, और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है या फिर पर्यावरण से जुड़ी हुई जो अन्य समस्याएं हैं, उनका वो मिलकर अब उनको सुलझाने की या उनको उनका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कार्बन ट्रेडिंग है, हरित ऊर्जा है, ये इसी के उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय मंच मिला हुआ है। इसके अलावा आपके पास और भी उदाहरण होंगे एनवायरनमेंट के लेक्चर से, कि कैसे-कैसे एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे राष्ट्र और आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन एक साथ आकर काम कर रहे हैं। तो चाहे आप रिवर क्लीनिंग का ही प्रोजेक्ट ले लें। अब रिवर क्लीनिंग का प्रोजेक्ट है, वो केवल सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार ने भी आउटसोर्स कर रखा है, दूसरी कंपनियों को दे रखा है। तो पर्यावरण के लिए नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कोई ज़रूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे चाहे आपकी कोई भी ग्रीन एनर्जी है, चाहे वो आपकी सोलर एनर्जी हो, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, तो उसको लेकर आपको जुड़ाव दिखता है, जो कि एक बेहतर चीज़ है। पर अब आप इसको दूसरा प्रॉब्लम देखना है इसका, वैश्वीकरण के कारण हमने कहा कि औद्योगीकरण होगा, वैश्वीकरण से औद्योगीकरण भी होगा, उद्योगों का विस्तार होगा, साथ ही साथ हमने क्या कहा कि वैश्वीकरण के कारण क्रोनी कैपिटलिज्म होगा, क्रोनी पूंजीवाद होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो उद्योग हैं, हर उद्योग या कोई भी कंपनी चल रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो पॉल्यूट करेगी, कुछ ना कुछ उससे पॉल्यूशन होगा। अब इस क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण, वैश्वीकरण के कारण उद्योग बढ़ रहे हैं और इस क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण क्या हो रहा है कि कंपनियां जो ये नियम है पर्यावरण से जुड़े हुए, इनका पालन नहीं करती, जिससे आपकी पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो यदि हम देखें इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके तत्व हैं, जो भी आपका वेस्ट है, वो आपका सॉइल में जा रहा है, मृदा में जा रहा है, साथ ही साथ पानी में जा रहा है। अब वही पानी आपके घर में पीने के लिए आएगा, वही पानी सिंचाई के लिए जा रहा है, जिससे आप देखिए कि आपका जो लैंड है, जो भूमि है, वो उपजाऊ नहीं रहेगी, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि दिल्ली आकर जो यमुना जी है उसकी आप हालत देख लें, उससे पता चल जाएगा किस प्रकार से वाटर पॉल्यूशन है। अब अंततः आप देखें कि ना केवल पर्यावरण पर समाज पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पर साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वो कहीं न कहीं जो नई टेक्नोलॉजी है, जिससे हम जो भी आपका जिसे कहते हैं कि चाहे जलवायु परिवर्तन का प्रोसेस हो, ताकि उससे हम बच सकें, कि नई-नई टेक्नोलॉजी आती है कि अब आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना दिए, कि भई पॉल्यूशन ज़्यादा होता है डीज़ल की और पेट्रोल की गाड़ियों से, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब सरकार ने थोड़ी इनोवेशन की है, सरकार ने प्रयास किया, सरकार कैसे प्रयास करती है? सरकार कहती है कि अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी इससे मिल रही है, आपकी बिना पॉल्यूशन करे गाड़ियाँ चलेंगी। तो सरकार सब्सिडी दे देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि वो उतनी महँगी ना रहे, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कम से कम स्टार्टिंग में वो हमेशा महँगी रहेगी, नई टेक्नोलॉजी। उसका कारण ये है क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी को बनाने में हम तो क्या सोचते हैं, हम केवल ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। पर हम ये नहीं सोचते कि वो वस्तु बनाने से पहले भी तो उस कंपनी ने उसमें रिसर्च डेवलपमेंट किया होगा। उस कंपनी में भी तो उसमें इन्वेस्ट किया होगा, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो कंपनी को तो वो कॉस्ट भी वापस चाहिए। तो वो कॉस्ट भी जब उसमें जोड़ देते हैं तो काफ़ी महँगा हो जाता है। वो कॉस्ट काफ़ी महँगा हो जाता है। तो हम सरकार क्या करे कि सब्सिडी देगी ताकि उसका कॉस्ट कम रहे, ताकि लोगों में वो आसानी से पहुँचे। तो अब स्थानीय स्तर पर भी जो पर्यावरण के संबंधी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा संभव है। कैसे संभव है? अब आपको एक ग्लोबल वो मिल गया प्लेटफ़ॉर्म। ना केवल वैश्विक स्तर पे, बल्कि आप देखिए कि जो लोकल लेवल की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अब उनको भी मंच मिल जाता है। कहीं न कहीं मीडिया में कवर होंगे तो दबाव बनेगा। नई तकनीकों पर शोध व प्रचार-प्रसार सरल हो गया है, क्योंकि अब आप दूसरे देशों के साथ, दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर आसानी से काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रिसर्च है या शोध का काम है, वो कर सकते हैं।
फिर नकारात्मक प्रभाव में ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस प्रकार से प्रदूषण है। अब प्रदूषण के बहुत सारे नए-नए उदाहरण आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या था न्यूज़ में कि जो आपकी पुरानी शिप वगैरह होती हैं, जो आपके जहाज हैं, पानी के जहाज जो हैं, जो पुराने हो गए, तो उसको कहीं न कहीं तो आपको कबाड़ में तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो यूज़ के लिए तो बचा नहीं। तो उसके लिए एक बड़ी डेस्टिनेशन बन गई है बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में ये जो विकसित राष्ट्र हैं, वो अपनी उसको भेजेंगे और वहाँ पर करवाएँगे, तो उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपके विकासशील और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर ये विकसित राष्ट्र अपना कूड़ा-कचरा वहीं पर पहुँचा देते हैं। क्योंकि वो राष्ट्र क्या कहते हैं, उनको पैसे की कमी है, तो वो कहेंगे कि हाँ, इस इतने पैसे के लिए आप अपना कूड़ा यहाँ पर डाल दें। तो जो खास तौर पर आपने सी शोर में देखा होगा ना, हाँ, मलबा या फिर जो कूड़ा है, वेस्ट है, वो भी डंप करते हैं। विमेन पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक प्रश्न है जो पीछे पूछा जा चुका है और ये जो विभिन्न आयाम है, ये हमारे सारे कवर हो गए। अब हम क्या करेंगे? वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव देखेंगे, इसी के साथ वैश्वीकरण का समाज पर प्रभाव देखेंगे। अब तक जो पढ़ा है अब तक जो पढ़ा है, वो हमने केवल वैश्वीकरण उससे जुड़े हुए आयाम हैं, उनको देखा है। अब हम वो करेंगे जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में है ना? तो अब हम करेंगे ये कि ये अपने देश में क्यों नहीं रखते? देखिए वेस्टेज है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो कोई भी वेस्ट है उसको डंप करने के लिए एक तो जगह नहीं बची है। दूसरा क्या है कि उसको आप वहाँ पर डालेंगे तो कहीं न कहीं वो आपका लैंड पॉल्यूशन होगा। अगर आपका भूमि प्रदूषण हो रहा है तो वो भी नकारात्मक प्रभाव है, लोगों के लिए सही नहीं है। तो अब ये बड़े राष्ट्र हैं, ये क्या करते हैं, विकसित राष्ट्र, इनके पास पैसा है, तो ये सोचते हैं कि पैसा देकर और इससे हम निजात पा लें। ये तो अभी ये करते हैं, हम लोग ब्रेक लेते हैं कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा हो गया। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैं केवल इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी ग्लोबलाइज़ेशन की। और दूसरा क्या है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे वो किसी भी आयाम में से प्रभाव के प्रभाव में से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है? तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा। चलिए, तो अभी करते ये हैं कि हम ब्रेक लेते हैं और उससे पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कल 16 दिसंबर यानी शनिवार को 3 बजे से क्लास होगी। 3 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक, जिसमें ब्रेक भी होंगे। तो कल प्लीज़ टाइमली जॉइन कीजिएगा और अभी हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा वापस हम स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक लेंगे और 7:11 पर हम वापस मिलेंगे ब्रेक के बाद। कल हमने 4 प्रभाव के स्तर की बात की थी। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कौन से हैं वो 4 प्रभाव के स्तर? पता भी चल जाएगा कि आप लोग रिवाइज़ करते हैं कि नहीं। क्या है वो 4 प्रभाव के स्तर? नहीं, नहीं, पूजा ने एक बताया है, नेहा ने एक बताया है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। आप लोग बहुत जल्दी भूल गए हैं, मैं बताता हूँ। ओके, कुछ लोग 1-2 लोग बता रहे हैं, ठीक। चलिए 4 प्रभाव के स्तर थे। हमने क्या कहा था कि बाहरी अ, वैश्वीकरण के कारण हम लोगों को बाहरी संस्कृति का एक्सपोज़र मिलेगा, बाहरी संस्कृति आएगी, तो उसके 4 प्रभाव के स्तर हैं। पहला क्या है उसको अ हमें अपनाना, उसको स्वीकृति देना और उसी के साथ-साथ रहना। जैसे स्वीकृति किसको मिली है? जैसे अंग्रेज़ी है, उसको स्वीकृति मिली है और अब लोग अपनी मातृभाषा में भी बात करते हैं, अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं। अंग्रेज़ी में भी हमारी पढ़ाई है, मातृभाषा में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रभाव क्या था कि पूर्णतः अधीन हो जाना। पहला था स्वीकृति देना, फिर था पूर्णतः अधीन हो जाना। फिर उसमें हमने उदाहरण लिया था हमारे कपड़ों का, वेशभूषा का।
तो यदि हम अपने कपड़ों को देखते हैं, वेशभूषा को देखते हैं, तो हम पूर्णतः अधीन हो गए हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसको भूलकर अब हम वेस्टर्न या जो पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव है वो ज्यादा हमारे ऊपर दिखता है, और खास तौर पर पुरुषों में। और इस प्रभाव के स्तर में भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसा है। तो आपको ग्रामीण और शहरी समाज में उसका अलग-अलग प्रभाव दिखेगा, अलग-अलग समुदायों पर अलग-अलग प्रभाव दिखेगा। फिर आगे बढ़ते हुए हमने कहा था कि पूर्णतः अधीन होना एक, और फिर दूसरा था कि प्रतिक्रिया करना उसके विरुद्ध, कि उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना। जिसमें हमने उदाहरण लिया था कि जैसे आपका वैलेंटाइन्स डे के सेलिब्रेशन को लेकर प्रतिक्रिया होती है। फिर हमने कहा था मेक इन इंडिया एक इस प्रतिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने कहा था कि चौथा स्तर है समामिलन का, अमेल्गमेशन का। समामिलन मतलब कि जुड़ाव होना उनमें। तो जिसमें हमने भाषा का उदाहरण लिया, जिसमें हमने इंग्लिश का उदाहरण लिया, उर्दू का उदाहरण लिया। फिर आप देख सकते हैं वेशभूषा में यदि देखें तो इंडो वेस्टर्न कपड़े आप पहनते हैं आजकल। शादी विवाह में इंडो वेस्टर्न सूट बहुत प्रचलित है। फिर यदि समामेलन देखें तो भोजन में आपको समामेलन देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से जो हमारा भोजन है वहां पर भी बहुत, जैसे पिज्जा है तो तंदूरी पिज्जा या फिर तंदूरी पनीर पिज्जा। अब पिज्जा कहीं और की डिश है, उसको थोड़ा भारतीय फ्लेवर देने के लिए कि भारतीय मार्केट में वो ठीक से चले, इसलिए तंदूरी पनीर पिज्जा। इसी प्रकार से ये जो 4 स्तर हैं, आप उनको पीछे भी लगा के से देख सकते हैं। आर्थिक जो प्रभाव हमने देखा, तो अगर हम अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारी अ जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते थे, अब वो बदल कर मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है। तो उसमें क्या है, समावेलन। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर जगह से उनने अपना पैर पीछे हटा लिया है, नहीं। कुछ जो आपकी फ़ील्ड है, कुछ जो आपके क्षेत्र हैं, वहाँ पर सरकार अभी भी अ, प उनको पूर्णतः नियंत्रित करती है, और ज़्यादातर चीज़ों में आप देखते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड या फिर बाज़ार उन्मुख दृष्टिकोण हमारा हो गया है। तो हम कहते हैं ना कि मिक्स्ड जो हमारी इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो किसका उदाहरण है? समामेलन का। तो समामेलन के बहुत सारे आपके वस्तुओं में, कोई भी जो आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, उनमें, आपकी संस्कृति में, हर जगह आपको समामेलन का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था देखें, तो वहाँ पर भी आपको समामेलन दिख जाएगा कि बाहर की कोई नीति है, फिर उसको भारत के अनुसार उसमें बदलाव लाकर, परिवर्तन लाकर उसको भारत में अपनाना, वो क्या है? उसके स्तर पर। देखिए, हिंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, जो हिंदी और इंग्लिश के जुड़ाव जो आपको देखने को मिलता है, जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, आप उसको हिंदी जिसको कहें कि आप उसको पूर्ण रूप से हिंदी में नहीं लिखते। आप लिखते हैं ना कि शब्द हिंदी का है, पर उसको अंग्रेजी की लिपि में लिखते हैं। तो वो क्या है? समामेलन का उदाहरण। हाँ जी, कल लैंग्वेज के बेस पर बताया था, तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे, ये चारों स्तर समझाने के लिए। तो अब ये काम आएँगे, आप जब क्वेश्चन को आंसर करेंगे तब। वो पीपीटी में लिखे हुए थे। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो पीपीटी में लिखे हुए थे, और आपको रिवाइज़ करके आने के लिए भी मैंने कहा था। ठीक है, तो अब हम प्रभाव, पहले संस्कृति पर प्रभाव आने से पहले हम देखते हैं कि कुछ जो आपके संस्थान हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन है, उन पर प्रभाव देखते हैं, और फिर हम एक-एक करके आगे बढ़ेंगे, कुछ समुदायों पर प्रभाव देखेंगे, और जिससे आपका एक जो स्ट्रक्चर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो गुजरात में गुजलिश होता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से कर्नाटका में मैं कुछ वर्ष था, तो वहाँ पर किंग्लिश था। कन्नड़ा और अंग्रेज़ी मिक्स करके बात करते थे। ये पेंटिंग, अच्छा ये वाली, तो इसमें आपको दिखा रहे हैं कि अलग-अलग संस्कृति, आप ये देखिए तो वैसे नृजातीय विविधता आपको देखने को मिलती है इसमें। तो उसमें आप देखते हैं कि आगे आएँगे, जब हम संस्कृति की बात करेंगे तब आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो विवाह पर प्रभाव देखिए, अब आपको ध्यान होगा जब हमने विवाह की बात की थी, तो हमने कहा था कि यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन या तो आएगा कार्यों में परिवर्तन, या विशेषताओं में परिवर्तन।
तो क्योंकि विशेषताएँ बदलेंगी, तो उसका प्रारूप भी बदल जाएगा। तो विवाह में हमने क्या कहा था कि किस प्रकार से कार्यों में परिवर्तन आ रहा है। अब आप सोच कर देखें, जो हमने वहाँ पर परिवर्तन की बात की थी, चाहे वो कार्यों में हो, विशेषताओं में हो, अब वो परिवर्तन आप सीधे-सीधे वैश्वीकरण से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण अपने आप में बहुआयामी प्रक्रिया है। और वैश्वीकरण के तत्व यदि देखते हैं, जैसे हमने आप उदाहरण लें, अ, हमने कहा था कि जैसे अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों में बढ़ोतरी हो रही है। अब उनको अधिक स्वीकृति मिल रही है। किस वजह से? क्योंकि ये वैश्विक प्रभाव है। अब वैश्विक प्रभाव यदि देखें, क्योंकि जाति व्यवस्था है, अगर बाहर देखें, हमने कहा था कि जो स्वतंत्रता का मूल्य है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिमी समाज में। आपने देखा होगा कि जो उनकी डिबेट्स हैं, वो ये स्वतंत्रता का मूल्य है, फ्रीडम है, उसके आपको चारों तरफ मिलती है। तो वहाँ से आपका उस आइडिया से ये निकल कर आ रहा है। अब देखें तो वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे प्रभाव पड़े। वैश्वीकरण के कारण आपकी शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, वैश्वीकरण के कारण आपका आधुनिकीकरण हुआ, वैश्वीकरण के कारण आपकी जो धर्म की प्रधानता थी वो कम हुई, जिसकी वजह से आपको ये प्रभाव दिखते हैं। तो जो भी अब सिंपल सा आइडिया है, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में, क्योंकि जो इसका कंप्लीट मैंने परिवर्तन दे रखा था, वो आपको पीछे विवाह में, परिवार में वहीं पर दे रखा था। तो जो भी उसमें परिवर्तन आए हैं, केवल आपको ये देखना है कि किस बिंदु से आप उसको वैश्वीकरण के साथ जोड़ सकते हैं। परिवर्तन वही है, पर आपको बस ये देखना है कि कहाँ से हम उसको वैश्वीकरण से जोड़ें। इसी प्रकार से जब शहरीकरण पर आएँगे, तब भी आपको यही करना होगा कि कैसे हम उसको शहरीकरण से जोड़ें, जो भी बदलाव आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन संबंध है, उनको कानूनी स्वीकृति मिली। अब उससे पहले हमने कहा था कि अ, संतान की उत्पत्ति के लिए और जो बच्चे हैं, उनको एक नाम देने के लिए, उनको लेजिटिमाइज़ करने के लिए हमें विवाह की ज़रूरत है। वो विवाह का एक कार्य के रूप में हमने उसे पढ़ा था। तो हमने कहा कि विवाह के कार्यों में परिवर्तन आ रहा है, विवाह के कार्यों में परिवर्तन आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ना केवल कार्यों में, बल्कि आप देखें कि उसके प्रारूप में भी परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार से अब हमने विवाह विच्छेद की समस्या की बात की, है ना? कि पहले हमने कहा था कि भारत में जो विवाह है, वो जन्मों-जन्मों का बंधन है, इंटरजेनरेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। पर अब यदि आप उसको देखते हैं, तो अब आप डाइवोर्स या विवाह विच्छेद कर सकते हैं, और विवाह विच्छेद एक अपने आप में समस्या बन रही है, जिसके मैंने अन्य कारण भी बताए थे कि अब यदि हम सामाजिक रूप से देखें, तो समाज में उतना जुड़ाव आपको देखने को नहीं मिलता, खास तौर पर शहरों में, और ये विवाह विच्छेद की समस्या आपको खास तौर पर शहरों में ही देखने को मिलती है। फिर हमने कहा था कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो गए हैं, उसकी वजह से विवाह विच्छेद की समस्या, क्योंकि संयुक्त परिवार में आपके पास पूरा परिवार है, जो अगर कोई भी समस्या हुई तो उसको सुलझाएगा। फिर तीसरा हमने कहा था कि मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है। फिर चौथा हमने कहा था कि अब महिलाओं के पास भी अधिक प्राधिकार है, तो अगर उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो पुराना समय था कि जब वो हर प्रॉब्लम को सह लेती थी, अगर उनका दबाया भी उनको जा रहा है, तो वो सह लेती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब वो ज़्यादा जागरूक हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हैं, तो इस वजह से विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ रही है। आई होप कि आपको याद होगा। हाँ जी, बिल्कुल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात की थी। तो चलिए, कुछ लोग तो कम से कम अ रिवाइज कर रहे हैं। हाँ जी, विवाह विच्छेद का मतलब विवाह का टूटना है, जिसे डाइवोर्स कहते हैं, वो है। फिर हमने ये भी कहा था कि जो दहेज है, उसकी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो दहेज है, उसमें परिवर्तन ज़रूर आया है, अगर परिवर्तन देखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण परिवर्तन आए हैं, और वैश्वीकरण के आने के कारण, वैश्वीकरण के द्वारा परिवर्तन लाने के कारण प्रतिक्रिया भी हुई है। इसमें अब आपको प्रतिक्रिया का स्तर भी ध्यान रखना है। जो हम पहले परिवर्तन और निरंतरता के रूप में देख रहे थे, अब जो निरंतरता बनी हुई है, वो किस लिए बनी हुई है? क्योंकि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में। जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आप ये निरंतरता देख सकते हैं, कि किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे विवाह से जुड़े हुए बहुत सारे रीति-रिवाज बदल गए। तो कहीं न कहीं कुछ समुदाय ऐसे भी हैं, कुछ समाज का वर्ग ऐसा भी है, जो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया लाएगा। कहेंगे कि नहीं, इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हम ऐसे ही करेंगे। तो जो निरंतरता बनी हुई है, वो खास तौर पर ये जो परिवर्तन है,
उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में निरंतरता आपको देखने को मिलती है। हाँ जी, देखिए, मैं इस बात पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि बीएस राव कह रहे हैं कि महिलाओं में यदि हम देखते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, उनकी मर्ज़ी है, उसके विरुद्ध जाकर उनका विवाह कर दिया जाता है, और तो अगर डाइवोर्स है, अगर विवाह विच्छेद है, तो वो ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करेगा, है ना? केस टू केस डिपेंड करेगा, क्योंकि अब इसमें आप ये भी देखें कि एक तरफ तो बढ़िया है, क्योंकि महिलाओं के पास अब ज़्यादा स्वतंत्रता है। महिलाओं को ज़रूरी नहीं है कि परिवार में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, उनको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। जब शादी हुई, विवाह हुआ, उससे पहले कहते थे कि ठीक है, आप नौकरी कर लीजिएगा। मान लीजिए महिला ने मास्टर्स कर रखी है, विवाह के बाद क्या है कि नहीं, अब हम आपको नौकरी नहीं करने देंगे। तो अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसको लेकर एक ठीक सॉल्यूशन है। पर आप ये देखें कि ये समस्या बढ़ रही है, क्योंकि विवाह विच्छेद का जो नंबर है, की जो संख्या है, बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है भारतीय समाज में। तो हाँ, वो वैश्वीकरण और जो खास तौर पर आपकी पश्चिमी सभ्यता है और पश्चिमीकरण है, उसके प्रभाव के कारण हो रहा है, तो हमें उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं करनी, क्योंकि हमें दोनों पहलू उसके दिखते हैं, कि सही भी है, गलत भी है ना? हमें उसके दोनों पहलू दिख रहे हैं, तो यदि कोई प्रश्न आएगा, तो उसके दोनों पहलू बता देंगे। और इस वर्ष आपका प्रश्न, ये जो स्टेटमेंट है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आया था, कि विवाह अब एक पवित्र रिश्ता ना रहकर एक कॉन्ट्रैक्ट या संविदात्मक रिश्ते में परिवर्तित हो गया है। तो इसके ऊपर प्रश्न भी आया था, अगर आपने देखा हो तो। अगर आप पेपर देखेंगे इस साल का पेपर 1, तो वहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया था। तो हमें उसको लेकर हमें वैल्यू अटैच नहीं करनी। जो हमने कहा था कि न्यूट्रैलिटी हमें बनाकर रखनी है। तो हमें पता है कि प्रॉब्लम किस लिए है, क्योंकि विवाह विच्छेद होगा, विवाह के जो कार्य हैं फिर वो कौन करेगा? विवाह विच्छेद होगा तो बच्चे की की देखभाल कौन करेगा? विवाह विच्छेद होगा तो विवाह विच्छेद का एक कार्य था भावनात्मक सहयोग देना। अब विवाह विच्छेद हो गया तो भावनात्मक सहयोग कौन देगा? तो हमें ध्यान रखना है कि विवाह के कुछ कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो पाएँगे, पर विवाह विच्छेद के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो दोनों सकारात्मक, नकारात्मक हम देखकर चलेंगे। तो जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएँ कि ये जो विवाह में परिवर्तन आए हैं, कैसे उसे वैश्वीकरण से जोड़ना है, वो आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप देखिए, जो हमने वहाँ पर परिवर्तन पढ़े थे, वही परिवर्तन है। आपको ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही परिवर्तन है, पर हमें केवल और केवल ये देखना है कि कैसे हम उसको वैश्वीकरण से जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद परिवार में देखें, तो परिवार में भी परिवार के कार्य हैं, उसमें परिवर्तन आया है। परिवार के जो प्रकार हैं, उसको मैंने यहाँ पर आकार लिख दिया है। क्योंकि आकार में कैसे आपके संयुक्त से एकल परिवार हो गए हैं, तो वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब आकार ना देखकर अगर आप कहें कि प्रकार भी देखें, तो प्रकार में भी परिवर्तन आए हैं। किस प्रकार से? अब हमने कहा था कि नियो लोकल फैमिलीज़ आ गई हैं। पहले कैसी होती थी? पितृस्थानीय, पर अब कैसी आ रही है? नवस्थानीय, नियो लोकल, कि लड़का और लड़की अब लड़के के पिता के घर पर ना रहकर अब अलग से जाकर अपना घर बनाते हैं, एकल परिवार बनाकर रहते हैं। तो वो क्या है? नियो लोकल फैमिलीज़। तो उसके प्रकारों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। पति-पत्नी के संबंधों की हमने बात की थी। फिर जो संयुक्त और एकल परिवार में डिफरेंस है, उसकी हमने बात की थी। फिर बाल केंद्रित परिवार की बात की थी, कि अब परिवार में जो वहाँ पर भी हमने कहा था फिलियोसेंट्रिक, मैंने शब्द का यूज़ किया था, कि परिवार में जो बच्चे हैं, अब उन पर ही फ़ोकस रहता है, क्योंकि एकल परिवार है। संयुक्त परिवार में बच्चे सब ध्यान रख रहे हैं उनका। अब एकल परिवार में क्या है? केवल माता-पिता और बच्चे, तो बच्चों पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है। उसी के साथ-साथ हमने कहा था कि जब बात आती है अधिकारों की या स्वतंत्रता की, तो अब सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पहले क्या था, कि जो परिवार की इच्छा है, उसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते थे। पर अब यदि आप अपनी कोई इच्छा ज़ाहिर करते हैं, तो परिवार कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित करने की का प्रयास करता है। डिंक जो लिखा है, डबल इनकम फैमिलीज़, डबल इनकम नो किड्स, नए प्रकार के परिवार हैं। ये मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पर। डबल इनकम मतलब आप सोच के देखिए, डबल इनकम मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ? डबल इनकम। नो किड्स मतलब
कोई बच्चे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। किस प्रकार के परिवार हुए? डबल इनकम नो किड्स। पहले किस प्रकार के परिवार थे? कि पहले एक व्यक्ति खास तौर पर पुरुष पुरुष करते थे वैतनिक श्रम और बच्चे भी होते थे। क्योंकि बच्चों को संतान की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण कार्य हमेशा से माना गया है, परिवार और विवाह की संस्था का। हाँ जी, नेहा कह रही हैं कि पिछले पॉइंट में कि हर बात का जवाब विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसमें जो हमने उसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की थी, कि विवाह विच्छेद के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, कि बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, कौन उनकी देखभाल करेगा, है ना? तो विवाह के जो भी कार्य हैं, वो नहीं हो पाएँगे, वो उसका नकारात्मक प्रभाव है। तो आपको केवल ये करना है कि उसके दोनों सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष लिख लें। उसके बताए गए हैं मेरे द्वारा, पहले भी बताए थे और तो आपको करना केवल ये है कि आप उसके दोनों पक्ष लिख लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमें बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों पर मानसिक तनाव, जो माता-पिता हैं, जो विवाह विच्छेद हुआ है, अब ऐसा थोड़ी है कि दोनों खुश हैं, नहीं, उनमें भी मानसिक तनाव रहेगा, है ना? तो ये कर लेंगे इसी प्रकार से परिवार की जो संस्था है, उसमें जो परिवर्तन आए हैं, ऐसे ही जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं, उनमें उनको भी आप वैश्वीकरण के साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि ध्यान रखना है, आसान इसलिए है जोड़ना, क्योंकि वैश्वीकरण के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, औद्योगीकरण हो रहा है, आपका आधुनिकीकरण हो रहा है वैश्वीकरण से, शहरीकरण हो रहा है। तो सभी माध्यम से आप वैश्वीकरण को इन परिवर्तनों के साथ जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत आसान रहेगा। और सबसे खास बात ये है कि वैश्वीकरण में आप ध्यान रखें कि जो बाहर की सभ्यताएं हैं, बाहर की संस्कृतियां हैं, बाहर कैसे परिवार हैं, उनका भी अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में भी अब आप शहरों में देखने लगे हैं कि माता-पिता एक समय के बाद बच्चे माता-पिता से अलग होकर रहने लगते हैं। जबकि भारत में कैसी व्यवस्था रही हमेशा से? भारत में व्यवस्था रही कि संयुक्त परिवार में रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। पर अब आप देख रहे हैं कि एक ही शहर में होकर भी बच्चे अलग भी रहने लगते हैं, एक समय के बाद, जब उनकी खास तौर पर हायर एजुकेशन के बाद। तो जैसे परिवार में देखा, विवाह में देखा, इसी प्रकार से आप जाति व्यवस्था में परिवर्तन देख लेंगे। जाति व्यवस्था के परिवर्तन आपको पता है, केवल वैश्वीकरण के साथ जोड़ना है। उसके बाद आप देख लेंगे कि किस प्रकार से नई प्रकार की सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। तो जिसमें मानव तस्करी, हमने कहा था ना, महिलाओं में हमने कहा था कि महिलाओं की तस्करी, तो उसमें भी हमने उदाहरण दिया था कि बाहर दूसरे देशों से, अविकसित एवं विकासशील देशों से महिलाओं की तस्करी होना, बच्चों की तस्करी होना। फिर नशाखोरी का उदाहरण आपको आंतरिक सुरक्षा से पता है कि कैसे भारत अब रूट बन गया। अब भारत के दोनों तरफ आप देखिए कि एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल। तो भारत बीच में आ गया, जिसकी वजह से नशाखोरी बढ़ रही है। फिर साइबर क्राइम की नई समस्या है, नई चुनौती है। जैसे-जैसे आपका टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ, आपने देखा होगा ना कि अब साइबर क्राइम में देखें, एक तो ये है कि लोगों के साथ भारत में साइबर क्राइम होना, दूसरा आपने ये देखा होगा कि भारत के बहुत सारी कंपनियाँ, छोटी-छोटी कंपनियाँ बना रखी हैं और खास तौर पर यूके और यूएस में वो स्कैम्स करते हैं ऑनलाइन। आपको ध्यान होगा 2-3 वर्ष पहले काफ़ी चर्चा में रहा था। तो गुड़गाँव में उसको लेकर काफ़ी छापेमारी भी हुई थी, लोगों को पकड़ा भी गया था कि वहाँ के जो वृद्ध हैं, जिनको नहीं पता, उनसे ज़बरदस्ती पैसे निकालना। तो इस प्रकार से अब साइबर क्राइम में भी आप देखें कि केवल आपको भारत में नहीं देखना, साइबर क्राइम कैसे हो रहा है? साइबर क्राइम पूरे वैश्विक स्तर पर साइबर क्राइम हो रहा है। तो तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि, ये हमने आधुनिकीकरण के साथ पढ़ा था। अब आधुनिकीकरण भी एक तत्व है वैश्वीकरण का, कि वैश्वीकरण के कारण नई-नई शिक्षा की पद्धति आपको पता चल रही हैं। नए-नए जो सामाजिक मूल्य हैं, उनके बारे में आपको पता चल रहा है। जैसे आप सोच कर देखें कि अगर 15 वर्ष पहले भारतीय समाज को, 20 वर्ष पहले भारतीय समाज को आप देखेंगे, जब वैश्वीकरण इतना व्यापक नहीं था, तब बहुत सारे जो मूल्य हैं, जिनको जैसे स्वतंत्रता का ही मूल्य है, तब स्वतंत्रता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी लोगों के लिए, है ना? तब ऐसा नहीं था कि आप हर वक़्त स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अब माता-पिता के साथ अ, कुछ भी बहस हुई किसी चीज़ को लेकर, तो अब कहते हैं कि आप तो हमारी स्वतंत्रता खत्म कर रहे हैं, कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से इसको करना चाहते हैं।
जबकि पहले क्या था कि पहले माता-पिता जो परिवार कह रहे हैं, उनकी आज्ञा का ज़्यादा पालन करते थे। अब देखिए दोनों की समस्याएँ हैं। दोनों की समस्या है, अत्यधिक स्वतंत्रता की भी समस्या है और अत्यधिक परिवार को या फिर अपने समाज के जो नियम है उनको पालन करने की भी समस्या है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम आलोचना कर रहे थे परिवार के कार्यों की, वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि यदि केवल परिवार के अनुसार चलते रहेंगे तो आपकी अपनी जो बौद्धिक समझ है उसका क्या? आपकी अपनी क्रिएटिविटी का क्या? इसी प्रकार से अगर अत्यधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी वजह से ये विवाह-विच्छेद की समस्या, परिवारों में जो विच्छेद हो जाता है, परिवार जो टूट जाते हैं उसकी समस्या, माता-पिता का लोग ध्यान नहीं रखना चाह रहे। क्यों? क्योंकि भई मैं तो अलग हो गया, मैं फ्री हूँ और अब आप अपना ध्यान खुद रखें, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ। इस प्रकार की समस्या तो उसकी सामाजिक समस्याएँ भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं और उसके कुछ बेनिफिट भी हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा ध्यान रखना है अ, गांधी जी के जो विचार थे उनमें, गांधी जी हमेशा बैलेंस बीच के रास्ते की बात की। जैसे वो गौतम बुद्ध ने आपके मिडल पाथ की बात की आध्यात्मिक स्तर पर, तो गांधी ने बात की सामाजिक स्तर पर मिडल पाथ की। तो उन्होंने कहा कि बाहरी संस्कृति से यदि कुछ अच्छा आ रहा है, तो उसको अपना लो और अपनी संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी रखो। तो ना तो आप विदेशी संस्कृति के अधीन हो जाएँ और ना ऐसा हो कि आप रूढ़िगत रह जाएँ, कि आप केवल परंपरा में मानते रहें और विकास ना हो पाए आपका। तो गांधी जी के जो विचार हैं, उनका आप ध्यान रखें। अगर वो गांधीयन आइडियाज़ आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपको उत्तर लेखन में परेशानी नहीं होगी। आपको हमेशा रहेगा कि बैलेंस कैसे हमेशा पता रहेगा कि बैलेंस कैसे बनाना है। कैसे दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ये तो हो गया किस पर प्रभाव? सबसे पहला आपके विभिन्न जो संस्थान हैं उन पर प्रभाव। भारत के जो मूल्य हैं उन पर प्रभाव। उसके बाद हम आते हैं और इसमें एक रह गया, मैं आपको पहले से ही बताता हूँ, एक रह गया विविधता। विविधता पर हम आगे प्रश्न के साथ चर्चा करेंगे और वैसे आपको बता ही दिया है मैंने कि कैसे आपको उसे देखना है। तो विविधता पर हम आगे फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था उसके डिस्कशन में। अब हम आते हैं विभिन्न समुदायों पर। अब विभिन्न समुदायों में सबसे आसान तरीका क्या है देखने का? अब ये तो मैंने केवल आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। इसको आप छोड़ें, आप ये देखें कि मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा कि जाति व्यवस्था पर प्रभाव देखने हैं, तो उसकी विशेषताएँ देख लो। परिवार पर प्रभाव देखने हैं, उसकी विशेषता, कार्य इत्यादि देख लो। पर अब हम कह रहे हैं कोई समुदाय, जैसे महिलाएँ हैं। अब महिलाओं पर यदि हमें देखना है प्रभाव, तो कैसे देखेंगे? हम क्या करेंगे, उनके जीवन के आयाम ले लेंगे। जैसे आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, है ना? ये इम्पोर्टेंट ये 3 आयाम हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। अब करेंगे क्या कि इसको अभी ये आपका होमवर्क भी रहेगा, हालाँकि पीपीटी में दिया गया है और 1-2 बार और डिस्कस होगा, लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको आराम से जब रिवाइज़ करें, बैठें, इसके बारे में सोचें और ठीक से इसको अपने नोट्स में सम्मिलित करें, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका टेस्ट वीकली टेस्ट तो होता है ना आपका? हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट भी होता है। आप टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको पॉइंट लिखना हो, ज़रूरी नहीं है गांधी जी को मेंशन करना क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कंक्लूज़न लिखना है, जब भी किसी समस्या के बारे में सोचना है, तो उस विचारधारा से आप बहुत आसानी से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो मध्यम मार्ग है, मिडल पाथ है, बीच का रास्ता है, उस तक आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ये नहीं कहना कि ये गलत है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो जो पारंपरिक व्यवस्था में मानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक मूल्यों में मानते होंगे। ठीक है? वो सबका अपना-अपना पर्सनल है कि किसको कौन से विचार ज़्यादा बेहतर लगते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, खास तौर पर उत्तर लेखन की, तो हम एक पक्ष नहीं रख सकते। हम पक्षपात नहीं कर सकते, हमें न्यूट्रल रहना है। तो वो कैसे रहेगा कि आपको दोनों पक्ष पता होने चाहिए, दोनों पहलू पता होने चाहिए, ताकि आप दोनों पहलुओं के बारे में लिखें, तो ऐसा ना लगे कि आप किसी भी एक तरफ आपका झुकाव है।
ग्लोबलाइजेशन से डाइवर्सिटी आएंगे उस पर साहिल, उस प्रश्न की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आपको गांधी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इस विचारधारा को आप दिमाग में रखें कि आपको कैसे बैलेंस करना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पश्चिमी सभ्यता के मूल्य हैं सारे खराब हैं। क्यों फिर आपने इतने सारे मूल्य अपना रखे हैं? तो फिर तो लोकतंत्र छोड़कर वापस राजतंत्र की ओर चलते हैं, राजा महाराजा के युग में, है ना? इसी प्रकार से अगर आप कहें कि केवल आधुनिक व्यवस्था ठीक है, तो फिर आपका समाज का ठीक प्रकार से संचालन नहीं हो पाएगा। फिर जो आपके मूल्य हैं, मान लीजिए टॉलरेंस की हमने बात की थी, सहिष्णुता की, फिर उसका क्या होगा? है ना? अगर सहिष्णुता नहीं होगी समाज में तो क्या होगा? संघर्ष होगा। तो हमें बैलेंस रखना है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कि कहाँ तक जाना है। एक लाइन हर व्यक्ति अपने हिसाब से ड्रॉ करता है कि कहाँ पर, कि कौन कहाँ पर है। हमें क्या करना है, हमें दोनों पक्षों का ध्यान रखना है। चलिए, आई होप कि ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने हैं, लेकिन प्रश्न जैसे हम देख रहे हैं, प्रश्न को जब हम देखते हैं, प्रश्न की को जब हम देखते हैं तो उसमें प्रश्न में कई बार होता है कि उनने एक ही पक्ष पूछ रखा है। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक ही पक्ष बताएँगे, लेकिन 1 या 2 लाइन कंक्लूजन में दूसरे पक्ष के बारे में भी बता देंगे। वो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स के माध्यम से दिखाया है, आगे भी मैं आपको दिखाऊँगा। आम तौर पर जहाँ पर भी सकारात्मक और नकारात्मक की बात आती है, तो यूपीएससी खुद ही बैलेंस्ड क्वेश्चन पूछता है। वो दोनों प्रभाव पूछता है, आम तौर पर। लेकिन अगर उसने एक पूछा है तो वही बताएँ, अगर उसने पूछा है कि केवल नकारात्मक बताएँ, तो केवल नकारात्मक ही आपको बताना है। और करना क्या है उसके साथ कि नकारात्मक बताकर आप उसको पॉजिटिव नोट पर एंड करेंगे कि ये जो नकारात्मक प्रभाव है इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हल्का-सा आइडिया एक लाइन में ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि केवल इसके नकारात्मक प्रभाव है, इसके 1-2 उदाहरण देकर ये सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो हमने क्या कहा कि महिलाओं पर यदि प्रभाव देखना है, तो उनके जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रभाव देख लें। महिलाओं पर प्रभाव देखना है, वृद्धों पर प्रभाव देखना है, बच्चों पर देखना है, तो उनके जीवन के विभिन्न आयाम लें और उन पर प्रभाव देख लें। जैसे महिलाओं की यदि हम बात करें, सबसे पहले आ जाइए आप उनके आर्थिक आयाम, उदाहरण के लिए। अब आर्थिक आयाम में यदि हम देखें, तो वैश्वीकरण के कारण आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, तो महिलाओं के पास बेहतर रोजगार के अवसर हैं। अब महिलाएं भी घर से बाहर जाकर वैतनिक श्रम करती हैं। उसके बाद आपको इसमें नकारात्मक पता ही है, कार्यस्थल में महिलाएं हमने डिस्कस किया था। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों बता सकते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर, लेकिन आपको पता है कि उस रोजगार से जुड़ी हुई चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? पिंक कॉलर जॉब्स एटसेट्रा, है ना? उसके बाद हमने कहा कि उनके ऊपर काम का दोहरा बोझ हो गया। तो ये क्या हुए? आर्थिक आयाम में आपने प्रभाव देख लिए। इसी प्रकार से आप राजनीतिक आयाम को देखेंगे, राजनीतिक आयाम को उठाएँगे, तो राजनीतिक आयाम में कहेंगे कि अब महिलाओं के पास भी राइट टू वोट है। क्या भारत में पहले महिलाओं के पास कोई अधिकार था वोट का? नहीं था, प्राचीन व्यवस्था में। पर अब आप देखें कि आधुनिक व्यवस्था में महिलाओं के पास भी राइट टू वोट है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है उनका। इसी प्रकार से महिलाएँ भी अब राजनीति में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो उससे क्या है? राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। फिर उसका अगर दूसरा पक्ष देखना तो उसमें भी उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी भी हम देखें तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था काफ़ी मजबूत है और महिलाओं को उस प्रकार से राजनैतिक जो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन वो नहीं मिला है। आगे बढ़ते हुए सामाजिक सांस्कृतिक में आए तो सामाजिक सांस्कृतिक में अब सामाजिक में आपके 2 आयाम तो ज़रूरी हो जाएँगे, सामाजिक में 2 आयाम तो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो हो गया आपका शिक्षा और एक हो गया स्वास्थ्य। ये तो 2 ज़रूरी आयाम हैं सामाजिक में। तो शिक्षा में देख सकते हैं कि अब शिक्षा के बेहतर अवसर हैं, बाहर जाकर आप पढ़ सकते हो, शिक्षा भी आपकी आधुनिक है। उसके बाद स्वास्थ्य में देखें तो अब आपके पास स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प हैं। स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा जागरूकता है, पर साथ ही साथ आपके पास नई बीमारियों का उदय हो रहा है, तो स्वास्थ्य में आपको दोनों प्रभाव दिखते हैं। फिर अगर आप सांस्कृतिक की ओर जाओ, तो सांस्कृतिक में आप देख सकते हैं उनके विभिन्न सांस्कृतिक पहलू ले लें, चाहे धर्म में उनकी भूमिका ले लें। आपको ध्यान होगा ना कि महिलाओं में हमने उनकी बदलती भूमिका की बात की थी। तो किस प्रकार से आप सामाजिक सांस्कृतिक में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात कर लें, कि किस प्रकार से पितृसत्तात्मक व्यवस्था से हम अधिक समतावादी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। अब जो आपके परिवार के अंतर्गत यदि महिलाओं को देखें, तो अधिक समतावादी भूमिका है।
उसके बाद यदि हम देखें कि वैश्वीकरण के कारण केवल जोड़कर आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, अनगिनत पॉइंट बन सकते हैं। सभी पॉइंट हम लिख भी नहीं पाएँगे। तो वो आपको करना है अपने नोट्स में। तो हमने कहा कि इसके कारण आपका शहरीकरण हो रहा है। ग्लोबलाइज़ेशन यानी वैश्वीकरण के कारण शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के कारण प्रवासन हो रहा है। प्रवासन के कारण क्या कहा था हमने? महिलाओं पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं। तो वो भी किससे जुड़ गया? वो भी वैश्वीकरण से जुड़ गया। ध्यान कीजिए हमने प्रवासन में बात की थी कि उससे महिलाओं पर काम का दोहरा बोझ हो गया, पर साथ-साथ महिलाओं के प्राधिकार बेहतर हो गए। तो जल्दी से बताएं जो महिलाओं की भूमिका में हमने उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका पढ़ी थी, उसमें जो परिवर्तन आए थे, उनको आप वैश्वीकरण से रिलेट कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कृषि का महिलाकरण इत्यादि जो कल आपको उदाहरण दिए थे, कल या परसों जब भी हमने महिला को डिस्कस किया था। तो जैसे महिलाओं में देखा, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं वृद्धों में। यहीं पर आपको बता देता हूँ, अगर वृद्धों में देख रहे हैं देखिए, तो वृद्धों में आप जब आयाम उठाएँगे, तो उनके जीवन के हमने वृद्धों से जुड़ी समस्याएँ देखी थी। तो सबसे पहले उसमें आपका आ रहा था स्वास्थ्य, उसके बाद आ रही थी परिवार में वृद्धों की भूमिका, है ना? जो बदल रही हैं। उसके बाद और क्या आयाम हो सकता है? उनका भी आर्थिक आयाम हो सकता है। आर्थिक आयाम क्या है? कि वृद्ध अवस्था में उनके पास कोई आर्थिक अवसर नहीं है। उसके बाद अगर आप पॉलिटिकल में राजनीतिक में जाएँ तो आप कह सकते हैं कि राजनीति में आपके पास हमेशा आपके अगर हम देखें तो ज़्यादातर ज़्यादातर आप पाएँगे कि नए-नए आपके पॉलिटिशियंस आते रहेंगे। अब राजनीतिक आयाम में हमें उससे जोड़ना है कि उससे लेकर नीतियाँ। तो अगर हम नीतियों को देखें, तो नीतियों पर उतना ज़ोर नहीं दिया जाता राजनीतिक स्तर पर। वृद्धों से जोड़कर, क्योंकि हमारी नीतियाँ ज़्यादातर किसके लिए रहेंगी? बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए। तो वृद्धों के लिए हम देखें कि नीतिगत व्यवस्था का अभाव है, तो उसको राजनीतिक से जोड़ सकते हैं। तो अगर वृद्धों पर प्रभाव देखना है, तो आप उनके जीवन के आयाम उठाएँगे। तो स्वास्थ्य में क्या कह सकते हैं? स्वास्थ्य में बेहतर जागरूकता, आपके पास अब आप मान लीजिए कि हार्ट का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो अब आपके पास इंटरनेशनल या वैश्विक स्तर के बढ़िया क्वालिटी के आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। बढ़िया आपके पास इलाज के विकल्प अवेलेबल हैं। उसी के साथ-साथ आप देखें, तो स्वास्थ्य को चुनौती कैसे बनती है? नई-नई बीमारियाँ आ रही हैं, इलाज महँगा हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण क्या होगा? आपके जो ये बड़ी कंपनियाँ स्थापित हुई हैं और प्राइवेट उसके वैश्वीकरण के कारण प्राइवेटाइज़ेशन होगा, निजीकरण होगा और जो आपके निजी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो बहुत महँगी हैं। तो सबकी पहुँच के बाहर है। तो इस प्रकार से आपको यदि किसी पर भी देखना है, यदि किसी भी समुदाय पर देखना है प्रभाव, तो आप उनके जीवन के आयाम उठाएँ और आसानी से प्रभाव देख लें। एक बात कि किसी ने लिंग अनुपात लिखा है, लिंग अनुपात वैश्वीकरण के प्रभाव से आप नहीं से आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा नीचे रखें उस पॉइंट को, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है असल में स्वास्थ्य से ही। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ, आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ी, जिससे लिंग अनुपात बदल गया। तो ये आप उदाहरण के रूप में लिख लें या फिर जो जिसे कहते हैं ना कि स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करना। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताएँ कि अगर किसी भी समुदाय विशेष पर आपका प्रभाव आ रहा है वैश्वीकरण का, तो आप लिख पाएँगे कि नहीं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीछे की हैं, केवल और केवल आपको उनसे जोड़कर देखना है। पेन गुम हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक श जो आपने पॉइंट लिखा है, वैश्वीकरण से प्रवासन बढ़ेगा, जिससे लिंगानुपात प्रभावित होगा। बहुत ठीक। नीति हम कैसे देख सकते हैं? मैं प्रश्न नहीं समझा आपका कि नीति कैसे देख सकते हैं? ठीक। आगे बढ़ें, धर्म में यदि हम देखें तो धर्म में अगर चेंज देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, तो एक तो हमने इसको जब बात कर रहे थे हम विविधता की, तब हमने कहा था
कि आपकी धार्मिक विविधता बढ़ रही है क्योंकि नए-नए पंथों का उदय हो रहा है। अनीश्वरवाद यानी एथिज़्म वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमने कहा कि जो आपका पहले जो जनजातीय जो धर्म की व्यवस्था थी, तो जनजातियों में क्या था? ज़्यादातर आपके नेचर वर्शिपर्स थे। यानी जो प्रकृति है उसमें मानने वाले कि प्रकृति पूजन करने वाले। तो वहाँ पर व्यवस्था में परिवर्तन आया है क्योंकि जैसे क्रिश्चियनिटी आई बाहर से, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। हिंदुइज़्म के इन्फ्लुएंस में, हिंदुइज़्म के प्रभाव से हिंदू उसमें कन्वर्ट हो गए, है ना? तो उनकी जो धार्मिक विविधता की जब हम बात कर रहे थे, वो ओल्ड एज में हम नीति को हाँ जी, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं कि आपके पास यदि हम ओल्ड एज होम्स की बात करें, तो कोई ज़्यादा बेहतर व्यवस्था नहीं है। जबकि हमारी जनसंख्या को देखें, तो जनसंख्या में हमने कहा था कि वृद्धों का अनुपात बढ़ रहा है और आगे जाकर और बढ़ेगा। तो उसकी तुलना में क्या हमारे पास ओल्ड एज होम्स हैं? उसकी तुलना में क्या हमारे पास पेंशन की सटीक व्यवस्था है? उसकी तुलना में यदि हम ओवरऑल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की बात करें वृद्धों की, क्या हमारे पास ठीक-ठाक है? नहीं है। तो उस सेंस में आप कर सकते हैं। देखिए एथिज़्म बुद्धिज़्म मतलब एथिज़्म नहीं है। वो किसी में तो मान रहे हैं। एथिस्ट कौन है? जो भगवान में मान ही नहीं रहे। वो किसी भी प्रकार के भगवान में या फिर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की सुपर पावर में मानते ही नहीं। वो है एथिस्ट। नास्तिक, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो नए-नए आपके वो हैं, धर्म हैं, उनका प्रवेश हो रहा है। नए-नए पंथों का उदय हो रहा है। जो आपकी धार्मिक विविधता थी पहले जैसी वो नहीं रही। उसके बाद आप देखें कि ये जो धर्म में परिवर्तन आ रहे हैं, अब देखिए धर्म में परिवर्तन आ रहे हैं ना, धर्म में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको लेकर प्रतिक्रिया भी होगी। समामेलन तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम प्रजातियों को देखें, जो हमारे ट्राइब्स हैं उनको देखें, तो ऐसा नहीं है कि उनने कंप्लीटली अपनी जो संस्कृति है, उसको वो भूल गए हैं, नहीं। उनने जो अपनी संस्कृति है उसको भी बचाया है और कुछ सांस्कृतिक लक्षण उनने जो आपका बाकी भारतीय समाज है या वैश्विक समाज है, उससे ले लिए हैं। तो वहाँ पर समामेलन तो आपको आसानी से दिख जाएगा। जैसे हमारी ही प्रैक्टिसेज़ में देख लें, रिलिजियस प्रैक्टिसेज़ में, आप सोच के देखें कि विवाह में उदाहरण के लिए विवाह में अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। कोविड में आपने देखा होगा कि विवाह ही ऑनलाइन हो गया, कि पंडित जी ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से यदि धर्म में देखें तो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है। धर्म का अब बाज़ारीकरण हो रहा है। धर्म का बाज़ारीकरण समझते हैं ना? कि कमर्शियलाइज़ हो रहा है रिलिजन। कि अब आप देखें कि नए-नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं कि